हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी की पाठ्य योजना डायरी किस प्रकार से बनाई जाती है उसके ऊपर आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ताकि हमारा हर्षवर्धन हो सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, और जो घंटी वाला बटन है उस पर ऑल पे क्लिक जरूर करें। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले जो आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं, तो जिस क्लास की तैयार करें वो क्लास लगा दीजिए। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य योजना तैयार करेंगे, तो कक्षा 7 हो जाएगी। विषय हो जाएगा आज का अपना, वो है जीव विज्ञान या बायोलॉजी विषय के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है या जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान दे रहे हो उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। आज का जो अपना प्रकरण है वो है मानव में श्वसन। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। आपको समयावधि, कालांश, दिनांक वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से अपने आप भर लेनी है। मित्रों, इसके पश्चात हेडिंग आती है आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। शिक्षण के उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और एक विशिष्टीकरण वाला कॉलम। आप चाहे तो विशिष्टीकरण वाले कॉलम को बना भी सकते हैं और आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। तो आप 2 कॉलम से भी काम चल जाएगा, उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जो पहला शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञानात्मक, द्वितीय है अबोध, तृतीय है ज्ञानोप। इस प्रकार से आपको तीनों जो शिक्षण के उद्देश्य इनको लिख लेना। इससे संबंधित जो मैंने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन हो सकेगा आपके द्वारा जो ये प्रकरण पढ़ाया जा रहा है उससे, तो अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन है उन परिवर्तन को लिख लीजिए। इस प्रकार से जो चौथा शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है कौशल। तो कौशल संबंधी जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो लिख लीजिए। आप चाहे तो विशिष्टीकरण वाली कॉलम को हटा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। और 5वां आता है अभिरुचि और 6वां आता है अभिवृत्ति। इस प्रकार से आपके जो 6 के जो शिक्षण के उद्देश्य है, इन 6 के जो शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यानपूर्वक आप लिख लीजिए। मित्रों, शिक्षण के उद्देश्य के बारे में आपको थोड़ी सामान्य जानकारी मैं आपको देता हूं। जो शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जो कोई शिक्षण बिंदु पढ़ाया जा रहा है या पाठ्य वस्तु पढ़ाई जा रही है उससे बच्चे के अंदर वो क्या परिवर्तन लाना चाह रहा है या पढ़ाकर उसमें क्या परिवर्तन देखना चाह रहा है, वो इसके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। क्योंकि आपके द्वारा जो प्रकरण पढ़ाया जा रहा है या विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उससे बालक के अंदर क्या अंतर आ सकेगा या उसके अंदर क्या परिवर्तन आप देख सकेंगे, वही शिक्षण के उद्देश्य। तो आपको इच्छा शिक्षण के उद्देश्य लिख लेना है। इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग लगानी है आपको वो है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री या अनुदेशनात्मक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक, शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जिससे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट हो गया, लपेट पलक हो गया, संकेतक हो गया, सारी चीज़ इसमें अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान हेडिंग लगा के इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों में मानव में श्वसन लेने और छोड़ने से संबंधित पूर्व में सामान्य जानकारी है। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी प्रस्तावना प्रश्न या अनुदेशनात्मक उपकरण या मोटिवेशनल डिवाइस जिसे कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें, क्रम संख्या, छात्र अभिक्रिया और विद्यार्थी क्रिया या छात्र क्रिया। मित्रों, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र, अध्यापक, अध्यापिका के द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और कम से कम उनके द्वारा 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न उनके द्वारा बच्चों से किए जाते हैं। मित्रों, जो प्रश्न होते हैं वो तार्किकता के क्रम में होने चाहिए। कहने का मतलब है जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण से संबंधित आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं या अन्य प्रकरण से संबंधित प्रश्न आप ये बच्चों से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको तार्किकता का क्रम ध्यान में रखते हुए बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। कहने का मतलब है जो प्रश्न आप पूछ रहे हो वो प्रश्नों को एक दूसरे से जोड़ते हुए बच्चों से आपको द्वारा ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए। और अंत के अंदर आपको एक समस्यात्मक प्रश्न पूछना है जिसका प्रश्न बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे तो ये उनके लिए एक समस्या हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप शिक्षण का उद्देश्य। आज हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये जाएगा शिक्षण का उद्देश्य। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगाने के पश्चात में इसके अंदर आपको 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट कार्य। इस तरह से 5 कॉलम हो जाएगा। मित्रों, जो प्रस्तुतिकरण होता है उसके अंदर आपके द्वारा जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है जिसके बारे में आप जानकारी देना चाह रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसी के अंदर होनी या होती है। तो शिक्षण बिंदु वाले कॉलम के अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है नासा छिद्र या नासा द्वार। इससे संबंधित जो छात्र अध्ययन क्रिया में आप लिखेंगे इसके विकासात्मक प्रश्न। हम वायु को कैसे अंदर लेते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे नासा द्वार से। नासा द्वार में वायु कहाँ चली जाती है, बच्चे उत्तर देंगे नासा गुहा में। नासा गुहा में वायु कहाँ जाती है, तो इस बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे आप इसके अंदर, छात्र अध्यापक के द्वारा समझाया जाएगा।
मानव मुख पर दोनों नासा छिद्र होते हैं जिनके पीछे नासा गुहा होती है। इसकी दीवार पर श्लेष्मा ग्रंथि होती है जिसमें श्लेष्मा स्रावित होता है जो मार्ग को नम रखता है, धूल कणों को चिपका देता है। श्वसन मार्ग को ग्रसनी व श्वास नली में वायु कोष्ठ से जोड़ता है। श्वसन नली पर सी आकार के छल्ले नुमा श्वास नली को चिपकने नहीं देता है। तो ये हो जाएगा छात्र अध्यापक दिया गया प्रस्तुतिकरण। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो शाम पट कार्य है उसको परिपूर्ण करने के लिए आपको ब्लैक चार्ट लगा लेना है और उसके अंदर आपको जो छात्र अध्यापक कथन लिखा है मैंने उसमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप छाट के इसमें लिख लीजिए शाम पट कार्य के अंदर। इसके पश्चात द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है श्वसन नली या श्वसनिका या श्वसनी। तो इससे संबंधित जो विकासात्मक प्रश्न है आप उनको लिख लीजिए और जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है उस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए और विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो श्याम पट कार्य है उस श्याम पट कार्य को पूरा करने के लिए आपको ब्लैक चार्ट लगा लेना है। और इसके अंदर जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है श्वसन नली या श्वसनिकाओं से संबंधित इस छात्र अध्यापक कथन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप श्याम पट कार्य के अंदर लिख लीजिए। मित्रों इसके पश्चात में आपका जो तृतीय शिक्षण बिंदु निकल के आता है वो है फुफ्फुस या फेफड़े। उसी तरह से आपको ये 5 कॉलम तैयार कर लेने हैं। फुफ्फुस या फेफड़े शिक्षण बिंदु लिखेंगे आप। इसके अंदर विकासात्मक प्रश्न, फुफ्फुस में वायु कैसे जाती है तो बच्चे उत्तर देंगे श्वसन के द्वारा वायु का कौन सा भाग रक्त की नलिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। छात्र अध्यापक द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। मानव की वक्ष गुहा में स्पंजी गुलाबी थैली नुमा संरचना फेफड़े कहलाती है। दायां फेफड़ा लंबा तब बायां फेफड़ा छोटा होता है। पसलियों में शीतलन से आयतन बढ़ जाता है, ये आयतन घट जाता है जिससे वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। श्वसन क्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है, निःश्वसन और उच्च वसन। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होता है जो कि आरबीसी में उपस्थित रहता है और ये O2 को सोख कर पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो ये हो जाएगा आपका छात्र अध्यापक कथन। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और शाम पट कार्य के लिए मैंने बता दिया, ब्लैक चार्ट लगा लीजिए और इसके अंदर आप जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को इसके अंदर लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में बताओ। जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और ये पुनरावृत्ति प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे, या जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे या भंग नहीं हो। इस वजह से पुनरावृत्ति प्रश्न प्रत्येक शिक्षण बिंदु के पश्चात में आपको ये पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों से पूछने हैं। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न आप पूछ सकते हैं बच्चों से। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए मित्रों। और जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं आप किसी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न तैयार कर सकते हैं, जरूर नहीं जैसे मैंने बनाया उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बनाएं। आप लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक किसी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य मूल्यांकन प्रश्न तैयार करने का, क्योंकि आपने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक के द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और मूल्यांकन प्रश्न आपको बच्चों से कर लेना है। अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य देना है। बच्चों को गृह कार्य ऐसा देना है जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को अध्ययन करवाए उस कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सकें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।